हाँ जी, मैं आपको कराया था ये एलिमेंट्री रोड ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना। तो एक 3x3 का और एक लेते हैं और इसको कर लेते हैं कॉलम वाले मेथड से भी, है ना। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे मिस्टर एक्सप्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लिया मैंने, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 16 और किससे कर रहे हैं, कॉलम वाले मेथड से कर रहे हैं। तो पहले बताइए लिखने का फॉर्मेट क्या होगा हमारे पास, 1 3 -2, फिर कितना है हमारे पास -3 0 माइनस का 5, फिर यहाँ पर है आपका 2 5 और 0। हाँ, ये बताएंगे ना फॉर्मेट क्या होता है लिखने का, कॉलम वाले मेथड में कैसे लिखते हैं हम कॉलम। हाँ, रो वाले में क्या लिखते हैं आई करके, और कॉलम में क्या लिखते हैं हम ए आई करके, है ना, ए आई करके। तो यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे आई, यानी कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये वाला फॉर्मेट है। हाँ, ये प्लस सीक्वेंस समझना, सीक्वेंस क्या होती है। सबसे पहले यहाँ क्या बनाएंगे हम, चलो एक बार देख लेना अच्छे से। यहाँ क्या बनाएंगे 1, फिर इस 1 की हेल्प से क्या बनाएंगे 2 0, कौन से, ये वाले 2 0 कॉलम वाले प्लस कर रहे हैं, है ना। कॉलम वाले में क्या बनाएंगे, इन दोनों को 0, कॉलम वर्टिकल लाइन, है ना। पहले इन दोनों को 0 बनाया था, अब यहाँ क्या बनाएंगे हम 1, फिर इस 1 की हेल्प से क्या बनाएंगे दोनों 0। नहीं, वर्टिकल लाइन तो कॉलम होती है ना, ऑपरेशन लगाएंगे दिस माइनस दिस। और मैं ऐसे लगा रहा हूँ R2 माइनस करके तो रो वाला लॉजिक लगा रहा हूँ, ऐसे वर्टिकल लाइन में लॉजिक लगा रहा हूँ तो कॉलम वाला लॉजिक लगा रहा हूँ। तो यहाँ 1 और फिर क्या बनाएंगे 2 0, फिर 1, फिर यहाँ पे क्या आएंगे 2 0, फिर यहाँ 1 और क्या बनाएंगे हम 2 0। क्लियर है, सेम लॉजिक है ना, आंसर भी सेम ही आने वाला है। और मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्ट करेंगे पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, है ना, आप जानते हो अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ क्या बनाना होता है हमें 1, मेरे प्लस पॉइंट है ऑलरेडी 1 बना हुआ है ना। अब यहाँ क्या बनाएंगे हम 0, और यहाँ पर भी ये दो काम एक साथ उठाएंगे, है ना। तो स्टेप हम एक साथ उठाते हैं, तो ऑपरेशन क्या होगा C2 goes to, बताएंगे जरा C2, भाई बोलो देख के जरा, C2 माइनस थ्राइस ऑफ C1। हमने कहा था इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो इसमें 3 टाइम्स माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा। दूसरा ऑपरेशन क्या लगेगा यहाँ पर, पहले डायगोनल बीच का 1 नहीं बनाते थे हैं जी सर, मतलब हम पहले वाले 1 के बाद बीच का 1 नहीं बनाते थे, नहीं फिर नहीं नहीं, 1 फिर 2 0, फिर 1 इसकी हेल्प से 2 0, फिर यहाँ 1 फिर इसकी हेल्प से 2 0, है ना। ये फॉर्मेट हमारा चलता है ना। अब यहाँ पे क्या बनाना है हमें 0, कैसे बनाएंगे, बोलेंगे C3 goes to C3 प्लस प्राइस ऑफ C, बड़ा साफ पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। लिखने का मामला कर लेना, लिखने तो 1 मिनट में लिख लोगे आप फटाफट, जल्दी से कैलकुलेशन करके आंसर बताएंगे आप। किसमें चेंज है C2 और C3 में, C1 में कोई चेंज नहीं है, क्या लिखेंगे 1 -3 और 2, इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस कर दिया, क्या लिखेंगे 0, इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस बोलेंगे क्या लिखेंगे -9 प्लस का 9 -3 प्लस का 9 हो जाएगा, है ना। फिर इसमें से इसका 3 टाइम्स यानी कि 5 - 6 क्या हो गया -1। यहाँ भी कर दिए वही चीज, इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस कर दिए यानी कि 1 0 0 तो रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा -3 1 फिर 0। ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, C3 में चेंज हो रहा है और C3 में इसका ट्वाइस ऑफ C1 ऐड कर रहे हैं, तो बताएंगे यहाँ क्या बनेगा हमारा 0, फिर इसमें क्या बनेगा -5 और माइनस का 6 क्या हो गया माइनस का 11, है ना। हाँ ऐड करिए, देखिए ना -5 इंटू -6 -11। सर यहाँ पे C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C1 नहीं होना चाहिए भाई, इसको 0 कैसे बनाएंगे आप बताओ, इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो इसमें इसका डबल जोड़ेंगे तभी तो बनेगा। सर प्लस थोड़ी ना करेंगे, माइनस ही तो करेंगे तभी तो 0 आएगा। अच्छा ये बताओ यहाँ पर -2 में इसका डबल ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, सर -2 है ना, वो मुझे 2 दिखा, हाँ लाइट आ रही है उससे। हाँ वो बात सही है, लाइट की वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा आपको, है ना। हाँ जी, यहाँ पे क्या बनेंगे बताइए यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, भाई विशेष बोले यार क्या आएगा हो, है ना। यहाँ पर बोलेंगे यार जल्दी से कि C3 प्लस ट्वाइस ऑफ C1 कितना हो गया 2, फिर 0 फिर 1, ठीक है 0 कंफ्यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 1 बनाना है,
ऑप्शन बताओ जरा क्या बनाएंगे, अब आप सब जानते हो है ना, आप कोई नई बात नहीं बतानी इसमें। सर C2 प्लस डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ C1। नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, मगर क्वेश्चन नहीं। हाँ हाँ, मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जो सही ऑपरेशन सोच रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ कि C3 goes to, नहीं इसमें C2 है ना, C2 में चेंज कर लेता हूँ ना, तो यहाँ पे C2 goes to C2 into कितना हो जाएगा यहाँ से, अच्छा नहीं उससे बात नहीं बनेगा, नहीं एक मिनट, हाँ बताओ अब सोचो। हाँ प्राइस ऑफ C1, तो उससे क्या होगा, उससे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, अगर आपने इसमें तो 0 बन जाएगा, उससे क्या फायदा होगा, उससे तो कोई फायदा नहीं है ना, कुछ और ज्यादा दिमाग, देखो मैं ये सोच रहा था कि इसको कुछ ऊपर नीचे करूंगा, उससे टाइम बहुत लगेगा है ना, तो बेटर ये है कोई बात नहीं, आने दो फ्रैक्शन में है ना। यहाँ क्या बनाते हैं इसको C2 को, हाँ बोलो आप बताओ, बोलो बोलो, वो 0 बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे C2 goes to C2 डिवाइडेड बाई 9 है ना, C2 को 9 से डिवाइड करें, बस तो कैलकुलेशन थोड़ी सी फ्रैक्शन में आ जाएगी, लॉजिकली गलत नहीं होता कभी भी है ना, लॉजिकली बिल्कुल सही है हम। तो यहाँ से क्या हो गया C2 में चेंज है, तो 1 -3 2 0, यहाँ से क्या हो गया 1, यहाँ से क्या हो गया -1/9 है ना, यहाँ हो जाएगा -1/9, और यहाँ पर क्या हो गया 0 -11 और 4, केवल C2 में चेंज है 1 0 0, और यहाँ से कितना हो जाएगा -3/9 यानी कि -1/3, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/9 और यहाँ से 0, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 2 0 और 1। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब जब ये 1 बन गया है तो उसकी हेल्प से इन दोनों को क्या बनाने वाला हूं मैं 0, ऑपरेशन क्या लगाने वाला हूं C1 goes to C1, बहुत आराम से जानते हो, हाँ प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा थ्राइस ऑफ C2, और दूसरा ऑपरेशन भी लगाएंगे कि C3 goes to C3, बोलेंगे क्या करेंगे प्लस 11 टाइम्स ऑफ C2 है ना, ये दोनों 0 बन जाएंगे। चलिए ऑपरेशन लगाते हैं, बताएंगे क्या आंसर आपके आने वाले हैं, और चेंज किसमें है C1 और C3, यानी कि C2 में कोई चेंज नहीं है, तो 0 1 -1/9, यहाँ पे कितना हो गया -1/3, यहाँ से 1/9 और 0 है ना। C1 में चेंज करते हैं, C1 प्लस का थ्राइस ऑफ C2, यहाँ से क्या रहेगा हमारे पास 1 ही रहेगा, C1 प्लस थ्राइस ऑफ C2 यानी कितना हो गया 0, C1 यानी कितना हो गया यहाँ पर 2 प्लस का थ्राइस यानी कि कितना हो गया -1/3, और 3 2 6 -1 5/3 है ना, यहाँ पर बन जाएगा आपका 5/3। ये बात क्लियर है? यहाँ पर भी वही ऑपरेशन लगाना है, C1 यानी कितना हो गया 1, और 3 यानी कि 3 और 3 कितना हो गया 1 -1 यानी कि यहाँ क्या बन गया हमारे पास 0, ये एलिमेंट क्या हो गया 0, यहाँ से C1 और थ्राइस यानी कि कितना होगा 3/9 यानी कि ऐड करने पे कितना हो गया 1/3, C1 यानी कि 0 है, यहाँ तो रहेगा हमारा 0। क्लियर है? अब यहाँ पर C3 में चेंज कर रहे हैं, C3 में क्या है 11 टाइम्स ऑफ C3 प्लस 11 टाइम्स ऑफ C2 है ना, इसमें करेंगे हम 0 बिगड़ जाएगा है ना, कोई बात नहीं, ऐसा कोई ऑपरेशन हम नहीं लगाएंगे कि जिससे ऑलरेडी वाला जो हमारा बनना बिगड़ना शुरू हो जाए है ना, वो हम ऑपरेशन कोई भी नहीं लगाने वाले। तो इसमें इसको 0 बनाने का फिर हमारे पास नहीं बिगड़ेगा, क्यों बिगड़ेगा क्यों भाई, C3 प्लस 11 टाइम्स ऑफ C2 0 ही तो रहेगा, 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा है ना। यहाँ पे क्या होगा C3 प्लस 11 टाइम्स ऑफ C2 कितना हो गया 0, और C3 यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 4, और माइनस का क्या हो गया 11/9, 9 4 जा 36 -11 यानी कितना हो गया 25/9, तो यहाँ पर आंसर आएगा एलिमेंट आपका 25/9। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, नहीं बिगड़ रहा कुछ भी ना, सही चल रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पर किसमें है C3 में चेंज, C3 यानी कितना हो गया ट्वाइस प्लस का 11 टाइम्स ऑफ C2, 11 टाइम्स ऑफ C2 यानी कि -11/3 यानी कि 6 -11 यानी कितना हो गया -5/3, और C3 और यहाँ से 11 टाइम्स ऑफ C2 यानी कितना हो गया 11/9, और यहाँ से C3 और 11 टाइम्स यानी कि होने वाला है 1। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब मेरे को थोड़ा हटाना होगा, अब आप लिख रहे हो इसको या समझ रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, आप दोबारा कौन सा वाला? ये वाला स्टेप सर 9 डिवाइड करने के बाद क्या किया? यस 9 डिवाइड, पहले बताओ C2 को 9 से डिवाइड किया 0 1 -1/9
ये वाला स्टेप समझ आ गया, 9 से डिवाइड करा तो -1/3, यहाँ से Yes. 1/9, ये बात क्लियर है। अब आपको क्या बनानी है, ये दोनों जीरो बनाने हैं। पहले तो स्टेप ध्यान रखना, पहले 1 की हेल्प से ये दो जीरो, फिर 1 इस 1 की हेल्प से ये दोनों जीरो। अब ये वाला 1 की हेल्प से ये जीरो कैसे बनेगा कि हम क्या लगाएंगे, C1 प्लस थ्राइस ऑफ C2। ये ऑपरेशन पहले क्लियर है कि नहीं, बाकी तो कैलकुलेशन है। Yes, sir. यहाँ पर इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, तो क्या करेंगे, C3 प्लस 11 टाइम्स ऑफ C2। इसमें कोई दिक्कत ऑपरेशन में? No, sir. जब ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कैलकुलेशन है। मैं साइड में थोड़ी सी कैलकुलेशन कर भी लेता हूँ, बाकी तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन। कोई अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कैलकुलेशन कोई सब कुछ करो, आपको लग रहा है कुछ कैसे आ गया, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा वो चीज तो। हाँ जी, वही चीज यहाँ पर करी है हमने। अब एक मैं कैलकुलेशन आपको दिखा भी देता हूँ कि C1 प्लस थ्राइस ऑफ C2, यानी कि C1 1 और थ्राइस ऑफ C2 यानी क्या हो गया, 1 - 1 क्या हो गया, 0। C1 प्लस थ्राइस ऑफ C2 यानी कि 0 में इसका 3 टाइम, 3/9 क्या हो गया, 1/3। 0 1/3 ऐड करेंगे, 1/3 आ जाएगा। ये बात समझ आ रही कैलकुलेशन अब आपको थोड़ा सा लॉजिक वाइज? Yes, sir. चलिए, है ना, थोड़ा सा ऊपर से क्वेश्चन को हटा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा हुआ है तो एक लाइन तो हटा ही सकते हैं। चलिए, यहाँ तक आप लिख रहे हैं, एक बार इसको लिख लीजिए, फिर आप सजेस्ट करेंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। 3x3 वाले क्वेश्चनों में थोड़ा आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ना, मतलब जल्दीबाजी में करोगे तो गलती कर सकते हो। इसलिए मैं आपको दोनों मेथड समझा रहा हूँ। वैसे जनरली कम ही ऐसा होता है कि उसमें ये कंडीशन लिखी हो, मगर एक बार ऐसा हो चुका है तो आपके संग भी ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो हम रिस्क नहीं ले रहे बिल्कुल भी, है ना, इसलिए आपको कॉलम वाले मेथड से भी प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो अब सबसे पहले आप सोचेंगे कि यहाँ क्या बनाना होगा हमें, 1 कैसे बनेगा, 1. कैसे बनेगा यहाँ पर 1? Sir, C3 will be equal to C3 plus बिल्कुल सही कह 26 रहे times हो। of C1, C3 C2. goes to C3 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9/25, यानी कि उसके उल्टे Sir, से मल्टीप्लाई लेकिन करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं इस ऑपरेशन को लगाऊंगा और केवल C3 में ही चेंज है, केवल C3 में ही चेंज होगा, और फिर इसकी हेल्प से दो जीरो बनेंगे, बस वो हमारा फाइनल आंसर होगा। लास्ट स्टेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लास्ट के 3 स्टेप उठाने हैं, जिसमें हम 1 को एक बार में ही करते हैं, और 1 के बाद जब दो जीरो बनाएंगे उनको एक साथ उठा लेते हैं, यानी कि हमें अभी 2 स्टेप और उठाने होंगे, एक तो 1 बनाने का, और 2 एक साथ हम जीरो बनाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। रो की बात आती है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन के वाइज सोचते हैं, कॉलम की बात आती है तो वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग सोचते हैं। हाँ, ये बढ़ा जाए आगे थोड़ा सा क्लियर है ना। चलिए सोचेंगे यार कि यहाँ पर ये हमारा है, और फिर यहाँ पर ए, वो तो फॉर्मेलिटी है, और यहाँ से हम C3 में चेंज कर रहे हैं। तो बाकी दो कॉलम को मैं एज इट इज उतार देता हूँ, 1 0, यहाँ से 5/3, फिर 0 1 माइनस का 1/9, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 0, क्या बनेंगे लास्ट में, 1 बन जाएगा, है ना। यहाँ से ए तो है, C1 C2 में तो कोई चेंज नहीं है, 0 1/3 0, फिर यहाँ से -1/3 1/9 0। अब जरा इसमें आप थोड़ा सा बताएंगे क्या चेंज होगा C3 में, है ना। C3 का मतलब कितना हो गया, -5/3, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 9/25, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 5, यानी कि क्या हो गया एक तरीके से -3/5। ठीक है, चलिए इसमें क्या चेंज होगा, इनटू क्या करेंगे, 9/25, 9 से 9 कट गया, कितना हो गया यहाँ पर आपका 11/25, और 9/25. यहाँ से हो गया आपका 9/25। क्लियर है मेरी बात? चलिए एक स्टेप और यहाँ से हटाते हैं, और दो स्टेप एक साथ उठाएंगे, इसी स्टेप में हमारा आंसर भी आ जाएगा। क्या ऑपरेशन होंगे बताएंगे जरा, C1 और C2 में चेंज है। C1 इज इक्वल टू C1, नहीं बोलेंगे क्या करेंगे, माइनस, बोलो बोलो, देख के साफ पता चल रहा है, -5/3 ऑफ 5/3 of C3, है ना, -5/3 ऑफ C3। फिर एक स्टेप और उठाना है हमें, और वो उठाना है C2 के लिए, है ना।
तो C2 और फिर क्या हो जाएगा प्लस 1/9 ऑफ C3 माइनस है तो प्लस और माइनस जुड़ेगा तभी आंसर 0 बनेगा। है ना, ये ऑलरेडी जो बन चुके उसमें नहीं बिगाड़ना कुछ भी, है ना। क्लियर है मेरी बात ऑपरेशन? चलिए ऑपरेशन लगाते हैं और इसी स्टेप में ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। C1 और C2 में चेंज है तो C3 में तो कोई चेंज है ही नहीं, 0 0 1 और यहाँ पर है आपका -3/5 11/25 और यहाँ से 9/25 करेंगे अब कैलकुलेशन। हाँ जी, C1 - 5/3 ऑफ C3 क्या बन गया, यहाँ तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा और C1 यानी कि ये भी क्या होगा 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 0। C2 है ना, देखो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, 1 में कोई चेंज नहीं है और यहाँ से क्या बन जाएगा ये 0 और इधर हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है, यानी कि इस स्टेप में हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। C1 यानी कितना है 0 माइनस का 5/3 इंटू -1/3 यानी कितना हो गया एक तरीके से प्लस का 5/9 माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा एक तरीके से प्लस का 5/9। बात क्लियर है, माइनस माइनस प्लस हो गया। C1 यानी कि कितना है यहाँ पर 1/3 माइनस 5/3 ऑफ C3 यानी कितना हो गया 11/25 है ना। यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 5 तो एलसीएम कितना हो गया 15, 3 से हो गया 5, यहाँ से हो गया 11, 5 - 11 यानी कि -6 कितना हो गया 15, वैसे कट के क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, सर ये यहाँ 1 से क्यों नहीं आया? है जी सर ये 1 क्यों नहीं आया ऊपर ए के मतलब फर्स्ट एलिमेंट में? यहाँ पे ये कह रहे हो, यस सर। यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ जरा, देखिए यहाँ पे क्या है C1 कितना था हमारा 0 माइनस यहाँ से कितना है 5/3 ऑफ C3 कितना है -3/5 माइनस माइनस प्लस हो गया और अच्छा ये सही कह रहे हो, यहाँ 3 से 3 कट रहा है, ये 1 बनना है ना, ये वाला एलिमेंट क्या हो रहा है हमारा 1 बनना है, तो मैंने उल्टा क्यों लिख दिया था यहाँ पर, एक बार चेक करते हैं। अच्छा यहाँ -1/3 लिख दिया ना, ये वाला एलिमेंट लिया था मैं, गलत दिया था एलिमेंट, ये क्या बन गया 1 बन गया ना, मैंने गलती से ये वाला एलिमेंट लिया था ना, C3 वाला एलिमेंट लेना। क्लियर है मेरी बात ये? अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम C1 यानी ये तो क्या है 0 और यहाँ से क्या होगा -5/3 और यहाँ से कितना होगा 9/25, ये 3 हो गया और यहाँ से 5 हो गया, यहाँ पे क्या आंसर आएगा -3/5। ठीक है, अब हम चेंज करेंगे C2 में, है ना, C2 में चेंज करेंगे, यहाँ तो कुछ देखना ही नहीं है, इधर तो हो चुका है, यहाँ पे काम करेंगे तो -1/3 और फिर कितना है -5/3 और इनटू में कितना है -3/5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 5 से 5 यानी कि 1 हो गया, -1/3 + 1 यानी कि 3 - 1 यानी कि क्या हो गया ये हमारा 2/3। फिर लास्ट हम आगे बढ़ेंगे C2 यानी कि कितना हो गया हमारे पास 1/9 प्लस का कितना है 1/9 ऑफ C3 यानी कि कितना हो गया 11/25। यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा 9 × 25, यहाँ 25 और प्लस का 11 तो यहाँ पे कितना हो गया 36 है ना, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 36 और 9 × 25 मुझे पता नहीं यानी कि 4 8 9 225। फिर लास्ट ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 और 0 के संग कितना है हमारे पास 1/9 × 9/25 तो आंसर कितना हो गया 1/25। ये कट रहा है ना, तो चलो काट देते हैं, एक बार देखना आंसर जरा, इसका आंसर एक बार चेक करना है, बाकी एलिमेंट्स नेक्स्ट करेंगे सेकंड एलिमेंट -2 सर सेकंड एलिमेंट -2/5 नहीं होना चाहिए। आंसर भी क्रॉस चेक करते हैं आंसर आ रहे हैं ना, तो मैं बाकी सब तो सही था हमारा, ये कट रहा है ना आपका, ये आप कह रहे हो 36 और यहाँ पे कितना है 9/25, 9 से कितना हो गया 4 तो यहाँ पे कितना था आपका 25 यानी 4/25 है ना, कट के बन जाएगा ये आपका सर इसके ऊपर वाला 4/25। हाँ क्या कह रहे हो आप, ऊपर वाला 2/5 आ रहा है मेरा -2/5। चलिए वो भी एक बार चेक कर लेंगे, एक बार देखना है आंसर जरा। क्वेश्चन नंबर 60 कौन कौन से में, ये कौन सा है -2/5, बाकी सब सही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं ना। एक तो ये वाला एलिमेंट गलत कह रहे हो और कौन सा कह रहे हो
बस ये एलिमेंट कर देते हैं ना। हाँ तो इस पे चेक कर लेते हैं। ये वाला ऑपरेशन क्या लगाया था हमने, C2 है ना। C2 यानी कितना था हमारा, माइनस का 1/3 है ना। ये माइनस का 1/3 प्लस 1/9 ऑफ C3 यानी कि -3/5। तो यहाँ से कितना हो गया था, -1/3, और यहाँ से 3 से 3 कटेगा तो ये हो जाएगा -1 में कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 15, 3 से कितना हो गया 5, और माइनस का क्या हो गया 1, यानी कि -6/15। तो यहाँ से 2 और 5, -2 और 5, हाँ नीचे 5 है। बाकी सही है, देखो ये था -2/5। चलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है, कैलकुलेशन की कहीं गलती ना हो। चलो लॉजिक तो क्लियर एकदम है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये वाला, क्लियर है मेरी बात ये लॉजिक वाइज। चलिए मैं सारी कैलकुलेशन हटाता हूँ यहाँ से, है ना। ये हमारा आंसर आ गया इनवर्स। तो इसको ऐरा कर लेंगे एक बार प्रैक्टिस, है ना। कोई भी दिक्कत सर आएगी तो इसको इसके कोई हम सिंपल डिस्कस। मेथड नहीं होता करने का, बस एक ही होता है? नहीं नहीं, इसका आसान तरीका आगे है, मगर वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की कंडीशन लगी होती है ना, तब दिक्कत आती है। आसान तरीका तो ये है, इसको ऐसे ही कराया जाता है आगे जाकर के, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड। ये बहुत आसान तरीका है, मगर एलिमेंट्री जब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा देते हैं ना, तो फिर हमारी मजबूरी बन जाती है ना, फिर हमारे पास चॉइस नहीं रहती है, फिर हमें ऐसे करना होता है। सर वैसे पेपर में आंसर मैच करने के लिए आप इजी मेथड बता दीजिए। नहीं वो भी इतना आसान नहीं है, उसमें भी टाइम लगता है। आप ये मत सोच रहे कि आंसर मैच करने का एक आसान तरीका है, बस केवल क्या बताया था हमने कि a इंटू इनवर्स क्या आएगा हमेशा आई के बराबर, है ना। आंसर तो केवल ऐसे चेक करोगे आप, वो मेथड भी इतना आसान नहीं है। मतलब सोचना कि मैं 1 मिनट में इसका आंसर निकाल दूंगा, केवल आंसर जल्दी अगर चेक करना है तो यही मेथड है हमारे पास। a इंटू इनवर्स क्या होगा आई के बराबर। हाँ जी चलिए, आप ये बताइए कि इसकी मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप ये बताइए क्या पीएमआई का मेथड आता है आपको, नहीं आता? हाँ जी, पीएमआई पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ? अब 11th की दिक्कत आएगी आपको थोड़ी सी। 11th में एक चैप्टर था आपका, सर चैप्टर फिर नंबर 4, पीएमआई, परम्यूटेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नो सर ये पीएमआई, तो पढ़ाया ही नहीं। हाँ ये नहीं आपने पढ़ा ना, ये हटा दिया था, ये एक क्वेश्चन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो केवल कोरोना के लिए सिचुएशन थी, है ना। ऐसा नहीं है इस बार के लिए, इस बार तो स्थिति नॉर्मल है, तो इस बार सब आने वाला है। तो मैं एक क्वेश्चन से पहले आपको पीएमआई समझाऊंगा, और पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो मिसलेनियस का है वो पीएमआई पे ही बेस्ड है। फिर मैं 12th पे आऊंगा, मगर उससे पहले आपको जो 11th का चैप्टर था आपका पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका एक बार लॉजिक आपको समझाएं। ध्यान रखना, जब भी रो होता है तो यहाँ 1, फिर यह 2 0, फिर 1, फिर नीचे ऊपर 0, 1 2 ऊपर 0, है ना। ये रो वाला मेथड होता है। कॉलम की बात करेंगे तो 1, फिर राइट के 2 0, फिर बीच का 1, लेफ्ट और राइट 0, जो आपका लास्ट वाला एलिमेंट है उसको 1 और उसके लेफ्ट में 2 0 बनाने होते हैं। और कॉलम है तो पूरा क्वेश्चन कॉलम से चलेगा, रो है तो पूरा क्वेश्चन रो से ही चलेगा, है ना। बीच में हम कोई भी ऑपरेशन चेंज नहीं कर सकते। जबकि डिटर्मिनेंट आगे पढ़ेंगे हम, तो उसमें कभी रो लगाओ कभी कॉलम लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ इसको हटा दूं मैं, चलिए इसको हटाते हैं और पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको लॉजिकली डिस्कस करते हैं पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये चैप्टर नंबर आपका 4 था। थोड़ा बहुत आइडिया है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है पीएमआई के बारे में? बिल्कुल भी आइडिया नहीं। चलिए एक फिर मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ पीएमआई का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। समझा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि लगातार 2-3 क्वेश्चन इसी मेथड से हैं। तो अब जरा मैं आपसे कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ अपनी तरफ से, 1 + 2 + 3 + 4 + n, क्या कहते हैं इसको हम, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, है ना। इसको क्या आता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। और मैं कहूँ इसका आंसर निकालो, तो निकाल सकते हो इसका आंसर क्या है? सर एन ही हाँ, होगा। इसका आंसर क्या होता है वैसे, n × n + 1/2, है ना। इसका आंसर तो ये होता है। मगर मैं कहूँ कि आंसर आपको लेके आना है, n × n + 1/2 प्रूव करना है, तो कैसे करोगे? आप जानते हो अच्छे से। और मैं आपको प्रूव करके दिखाइए इसको, किसका आंसर n × n + 1/2 है, तो कैसे प्रूव करते हैं? हाँ इसलिए बता सकते हो आप कैसे आंसर आएगा इसका, ये n × n + 1/2 जानते हो बहुत अच्छे से। सर सम ऑफ एन टर्म्स से आएगा। देखिए इसमें a कितना है, 1, ये समझ रहे हो सर क्या हो गया फर्स्ट टर्म। b कितना है 1, n कितना है n ही एन है, नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। कौन सी सीरीज बन रही है ये?
एपी सीरीज में सम ऑफ n टर्म निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में प्लस l, तो n कितना है n/2, ये कितना है 1, l कितना है लास्ट टर्म वो भी कितनी है n है। आंसर आ गया। दो फॉर्मूले होते हैं और आप दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बताएंगे दूसरा फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a plus n n minus minus 1d 1 into d है ना। दूसरा फॉर्मूला ये होता है, इससे कर दीजिए आप, आपकी मर्जी है। यहाँ से क्या हो गया n/2 2a into 1 मतलब 2 into a कितना हो गया 2 प्लस n minus 1 और d का आंसर कितना है 1, तो क्या आंसर ये वापस वही आगे नहीं आ गया n into n plus 1/2। कोई फर्क नहीं, जैसे आप मर्जी वैसे कर सकते हो, एक ही बात है ना। चलिए मैं जो मेन टारगेट था मेरा समझाने का वो था इसका एडवांस को मैं कैसे आ गया आंसर। ये मैं जो आपको ये समझाना चाहता था पीएमआई है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पीएमआई का कोई भी क्वेश्चन 3 स्टेप में चलता है। पहला होता है स्टेप नंबर 1, स्टेप 3 आपको याद रखने होंगे है ना। पहला स्टेप होता है कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर दूसरा स्टेप होता है स्टेप नंबर 2, इसमें करते हैं लेट है ना, एज्यूम करते हैं कि लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। और तीसरा स्टेप होता है स्टेप नंबर 3, नाउ प्रूव दैट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो 3 स्टेप थोड़े याद रखेगा है ना। पहला स्टेप क्या होगा, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। दूसरा स्टेप क्या है, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। और तीसरा स्टेप होता है प्रूव दैट इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। पहले दो स्टेप बहुत इजी होते हैं, हर कोई कर लेता है। कोई स्टूडेंट अगर 11th में फंसता था तो केवल तीसरे स्टेप में ही फंसता है स्टूडेंट है ना। तीसरा स्टेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं पहला स्टेप करता हूँ, मैं क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ है ना। स्टेप नंबर 1 क्या दिखाना है, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। यहाँ से पहली टर्म उठाइएगा, क्या होगी 1। जो राइट हैंड साइड है उसमें n की वैल्यू क्या लगा दीजिए 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/2 यानी कट के क्या आंसर आ गया 1। क्या दोनों बराबर है कि नहीं। तो पहला स्टेप मैंने प्रूव कर दिया, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, सही स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप यानी कि स्टेप नंबर प्रूव किया आपने है सर, किसको प्रूव किया आपने। मैंने कहा कि प्रूव करना होता है इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, पहला तो स्टेप है। n इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पहला स्टेप उठाओ और यहाँ n की वैल्यू 1 लगा दो, क्या दोनों इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, 1 इज इक्वल टू 1, तो प्रूव हो गया कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। यस सर। ठीक है, चलिए अब आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या लिखा हुआ है, लेट। ये तो हम अपनी तरफ से मान रहे हैं है ना, इसमें तो कोई लॉजिक है ही नहीं, ये तो मान के चल रहे हैं। तो मैंने कहा लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, यानी क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n की वैल्यू k लग जाएगी, k इंटू k प्लस 1/2 और इसको फर्स्ट नंबर डाल के छोड़ दिया। पहले बताओ क्लियर है मेरी बात की नहीं। मैंने मान लिया कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, कुछ नहीं करना, बस n को k से रिप्लेस कर देना हर जगह, ठीक है, और छोड़ देना है इसको, इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको है ना। अब जो दिमाग लगाना है ना वो तीसरे स्टेप में दिखाना है। तीसरे स्टेप में क्या दिखाना है, तो लॉजिक याद रखो, इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। जहां जहां n है वहां क्या लगेगा k प्लस 1। तो मैं थर्ड स्टेप चल रहा हूं और n इक्वल टू किसके लिए जा रहा हूं, k प्लस 1 के लिए। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ से क्या होगा k प्लस 1, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा k प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में k प्लस 2/2 और इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये प्रूव करना होता है, ये मेरे को प्रूव करना होता है कि इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू प्लस 1। यानी कि मेरा टारगेट अब ये है, आंसर मेरे सामने लिखा हुआ है ना। अब जरा थोड़ा कॉमन सेंस से बताना कि 3 से पहले कितना है 2, 2 से पहले कितना है, तो k प्लस 1 से पहले क्या होगा, हाँ k प्लस 1 से पहले क्या रहा होगा, k रहा होगा, बीच में जाए जो भी सही, k प्लस 1 से पहले तो k ही रहा होगा। मैंने यहां से यहां तक इसको अंडरलाइन कर दिया और इसको मैं ट्रू मान के चल रहा हूं, ये तो ट्रू है, ये तो मान के चलते हैं। लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब आप समझोगे मैं क्या करने वाला हूं, क्या ये चीज और ये चीज सेम है कि नहीं। 11th का बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मैं इसकी जगह इसको रिप्लेस करने वाला हूँ यहाँ पर, यानी क्या रिप्लेस करने वाला हूँ k इंटू k प्लस 1/2
और प्लस का कितना हो गया k प्लस 1/1। आंसर तो आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। नीचे एलसीएम कितना आ गया हमारा 2, ऊपर से दोगे k प्लस 1 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं? अगर मैंने k प्लस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ से k प्लस ये एलसीएम 2 चला जाएगा, और ये में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। तो मैंने लास्ट स्टेप क्या दिखा दिया कि प्रूव कर दिया कि इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ये सेम आते ही मैं लिख सकता हूँ हेंस प्रूव, यानी क्वेश्चन ये प्रूव करने वाला होता है, इसमें आंसर हमारे सामने ही लिखा रहता है, और जो k वाला स्टेटमेंट है उसका यूज करके हम k प्लस 1 को प्रूव कर देते हैं। हाँ जी, आप तीनों के ही ये समझ आ गया, पीएमआई नहीं आया लॉजिक, है ना? ये सिर्फ पीएमआई को समझाने के लिए मेरे को पूरा एक क्वेश्चन कराना था आपको, है ना? ये क्लियर है पीएमआई का लॉजिक? बताएंगे ना जल्दी से, 3 स्टेप कौन कौन से थे इसके, याद भी करो साथ साथ जरा। हाँ, प्रूव करेंगे, इट इज मतलब प्रूव करेंगे इसमें इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। दूसरा स्टेप, हाँ, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, स्टेप पर ध्यान रखना है। और तीसरा स्टेप, लेट नहीं, अप्रूव दैट इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस। बस ये 3 स्टेप याद रखना है ना। चलिए मैं इसको हटाऊंगा जरा, आप लिख लिया इसको? नहीं, इसको थोड़ा सा लिख लो यार, हल्का सा लिख लो इसको, है ना? आइडिया होना चाहिए कि पीएमआई कैसे चलता है, और मैं अब मैट्रिक्स में पीएमआई का लॉजिक इस्तेमाल करने वाला हूँ, है ना? नहीं, मिसलेनियस बस्ती है अभी मिसलेनियस बस्ती है अभी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो खत्म होने की तरफ ही। सर स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन और 11 और 12 में हुआ, बाकी सारे हो गए। चलिए वेरी गुड, ये कह रहे हैं इन्होंने मिसलेनियस के क्वेश्चन काफी हद तक कर भी लिए हैं, और पहले 3 क्वेश्चन इसलिए आपको दिक्कत आएगी, ये पीएमआई पे चल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पीएमआई पहले समझाया है कि पीएमआई काम कैसे करता है, पीएमआई का लॉजिक क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है आपके मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन पहले, वो पीएमआई के ही ऊपर बेस्ड हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा एक बार आइडिया दे दिया पीएमआई के बारे में। ओके बेटा, मैं शुरू करता हूं। लिख भी रहे हो, साथ साथ थोड़ा सा याद भी रखना कि पीएमआई के 3 स्टेप क्या है, स्टेप 3 याद रखना है ना, नई चीज है तो एक थोड़ा सा आपको याद भी रखना है कि 3 स्टेप क्या क्या होते हैं। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 प्रूव करेंगे, सेकंड में लेट है, और मेन स्टेप तीसरा वाला स्टेप होता है। चलिए अब तो मैं क्वेश्चन थोड़ा ऊपर से हटाता हूँ, और मैट्रिक्स का जो मिसलेनियस का पीएमआई पे बेस्ड है उस क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ। थोड़ा सा आपके लिए पहले एक थोड़ा सा और इजी क्वेश्चन लेके चलता हूँ, जिससे आप थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 की जगह आपको पहले क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ, जिससे आप पीएमआई को और अच्छे से समझ जाएंगे। ए हमारी एक मैट्रिक्स है, जो है हमारा 3 -4 1 और -1। जो हमें प्रूव करके लाना है वो है a की पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n माइनस का 4n, यहाँ पर है n और यहाँ पर है 1 - 2n। हाँ जी, लिख लिया है, तो स्टार्ट करा जाए। लिख लिया आपने पीएमआई पूरा? ठीक है, हो गया ना? चलिए, तो मैंने क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा पहले छोटा सा ले लिया है ना, सारे एक जैसे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले मैंने छोटा ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 क्वेश्चन एक ही लॉजिक पे है, पीएमआई के लॉजिक पर ही है। हाँ जी, बताएंगे ना, ये क्वेश्चन पीएमआई से होने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 1, हाँ जी स्टेप नंबर 1 बोलेंगे जरा, हाँ प्रूव करेंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, है ना? तो यहाँ n की वैल्यू क्या लगाएंगे हम 1, a की पावर में यही बन जाता है,
ठीक है। राइट हैंड साइड में आप करिए n की वैल्यू क्या लगाइए 1, क्या आएगा आंसर बताएंगे जरा 3, फिर -4, फिर 1 -1, n की वैल्यू 1 लगता है ये आया आंसर। ये a की वैल्यू तो दे रखी थी उन्होंने क्वेश्चन में ही, है ना। ट्रू हो गया नहीं हो गया? तो यहाँ क्या लिख दूंगा, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, है ना, प्रूव कर दिया मैंने। तो ये हो गया इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हाँ जी, स्टेप नंबर 2 बोलेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था? हाँ, क्या And करते हैं, it पूरा पूरा स्टेप proof था ना, लेट। to ध्यान रखना इसमें लेट की बहुत बड़ी let इंपॉर्टेंस it है। is true for इट n is equal इज let it is true for n is equal to k। let it is true for, let मान के चल रहे हैं इसमें, है ना, कंसीडर ही कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो जरा बताएंगे a की पावर k और जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी आपकी 1 1 plus 2 प्लस k 2k 4k -4, और यहाँ से k, फिर यहाँ से k और 1 -2k, और इसको फर्स्ट नंबर डाल के छोड़ दीजिए। इसका इस्तेमाल कहाँ होना है? तीसरे स्टेप में। इसका स्टेप तीसरे में होगा यूज का, है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 3। अब इसमें प्रूफ करना है किसके लिए? फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के, इसके लिए हम प्रूफ करेंगे। तो क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या लगा देंगे k प्लस 1। तो a की पावर कितनी हो गई यहाँ पर हमारे पास k प्लस 1, और यहाँ से 1 प्लस 2, n की वैल्यू क्या हो गई k प्लस 1 -4 इंटू k प्लस 1, यहाँ से क्या हो गया k प्लस 1 1 -2, और ब्रैकेट में क्या हो गया k प्लस 1। ठीक है, इसको कोई दिक्कत मेरे सबसे नहीं होनी चाहिए। और इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लिख देते हैं, ये थोड़ा सा जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व भी कराएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3, ये जो एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा फाइनली हमारा 2k प्लस 3 -4 k प्लस 1, है ना। यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, k प्लस 1 यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 1 -2k -2 क्या बनेगा अल्टीमेटली -2k -1, यहाँ हो जाएगा -2k -1। अब मैं इस पर एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ब्रैकेट लगाने के बाद समझ रहे होगे कि मैं इसको इसके बराबर प्रूव करने वाला हूँ। ठीक है, और इसका इस्तेमाल होने वाला है, इसका यूज होने वाला है। क्या लेके चल रहा हूँ यहाँ पर मैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मैंने टारगेट लिख दिया है ना। बताएंगे ना मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करिए और बताइए कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। ये लिया, इसका इस्तेमाल होने वाला है ना, इसका यूज होना ही होना है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि मैं LHS में क्या करने वाला हूँ। तो a की पावर k प्लस 1 को पहले ब्रेक करूंगा। कैसे? a की पावर k इंटू a में ब्रेक करूंगा, भाई तभी तो उसका इस्तेमाल कर पाऊंगा यहाँ पर मैं। और सर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। समझोगे कि जब बेस सेम होते पावर ऐड हो जाती है तो इसको ऐसे लिखते कोई दिक्कत नहीं। अब a की पावर k की वैल्यू कहाँ से उठेगी? फ्रॉम फर्स्ट। तो a की पावर k की वैल्यू जब फ्रॉम फर्स्ट उठेगी तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये है ना, a की पावर k की वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2k -4k k, और यहाँ से 1 -2k। ठीक है, इनटू में क्या है a का मतलब क्या है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर a का मतलब है आपका 3 -4 1 और -1, ये बात भी क्लियर है। ठीक है, अब है नहीं गलत कुछ नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर, और जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। इस दोनों को क्या करना है आपस में, हमें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप गौर से देखेंगे 3 प्लस कितना हो जाएगा 6k, फिर प्लस -4k, यानी क्या हो जाएगा अल्टीमेटली -4k, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, -4k चला गया, क्या बन गया अल्टीमेटली ये 2k प्लस 3। देखो पहला आंसर मैच कर गया है, पहला आंसर मैच हो गया आपका। अब मैं दूसरा आंसर आपको मैच कराऊंगा। दूसरा आंसर लिख यहाँ देता हूँ, लिखवा दूंगा, है ना, मल्टीप्लाई करना होगा ना, या थोड़ा सा इसको बड़ा निशान है, क्या यही लिख देंगे, क्या दिक्कत है। इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया -4 और माइनस का 8k, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4k। तो -8k प्लस 4 क्या हो गया -4k, -4k -4 -4 कॉमन ले लिया, k प्लस 1 ही तो बचा, दूसरा एलिमेंट भी मैंने मैच करा।
अब क्या करने वाला हूँ, कौन सी रो मल्टीप्लाई होगी, अब कौन सी रो एक्टिव हो गई हमारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यानी कि कितना होंगे एक तरीके से 3k, और यहाँ से क्या हो जाएगा +1 - 2k, यानी कि क्या बन गया k+1। ये भी एलिमेंट मैच हो गया है ना, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया -4k, और -1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 और प्लस का 2k। तो यानी कि देखो -2k -1, -4k + 2k क्या हो गया -2k और -1, यानी कि ये आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब इतनी फॉर्मेलिटी तो आप कर ही दोगे कि इसको ये लिख दोगे, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए लिख लेंगे सेरा। ये जो क्वेश्चन है 3, वो प्रीमाई यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है, जिसमें पहला हम प्रूव करते हैं इट इज 2 फॉर n = 1, सेकंड को मान के चलते हैं, और मेन स्टेप होता है थर्ड स्टेप में इस सेकंड स्टेप का इस्तेमाल भी जरूर होता है। चलिए इसका लिख लीजिए जरा, फिर मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 और फिर क्वेश्चन नंबर 1। इसके साथ ही हमारे ये पीएमआई के 3 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होंगे। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान हैं, कई क्वेश्चन आप ऐसे हैं जो खुद भी कर सकते हैं, ट्राई करेंगे एक बार तो बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं आराम से, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम काफी हद तक मिसलाइंस को खत्म कर लेंगे। हाँ जी, समझ आ गया ये क्वेश्चन है पीएमआई। ठीक है, स्टेप्स का ध्यान रखना, कैसे स्टेप चलते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं मैट्रिक्स में, है ना। मैट्रिक्स में ये पीएमआई का लॉजिक यूज हो रहा है। हाँ, इसलिए कुछ पूछना तो नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से। यस सर। चलिए जब तक मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी कर रहा हूँ और फिर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। थोड़ा सीक्वेंस उल्टा चल रहे हैं जिससे आप आराम से समझ जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2, और मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 2 कुछ चीजें आप जरा करें यहीं पर ही, है ना, बड़ा इजी है। 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये सारे एलिमेंट्स इसके 1 हैं, ऑर्डर है 3/3। जो प्रूव करके लाना है ना, टू प्रूव a की पावर n, और ये जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है वो है 3 की पावर n - 1, 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 सब जगह सेम है, बस केवल कॉपी करना है, और ये पावर में हिस्सा है ना। और यहाँ पर देखिए एक चीज लिखी हुई है, इसका मतलब समझते हो क्या लिख रखा है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर। ये सेट है हमारा, वो नेचुरल नंबर के लिए ही काम कर रहा है ना, इसलिए हम इसको स्टार्टिंग किससे करते हैं, 1 से करते हैं। चलिए आपके हैं तो मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलिए जब तक आप करेंगे यार, इस क्वेश्चन को करेंगे आप, है ना, बहुत इजी है। आज करके देखेंगे यार, इसे प्रूव करिए इट इज ट्रू फॉर n = 1। प्रूव करिए इट इज ट्रू फॉर n = 1, यानी कि जहां जहां n है वहां आप क्या लगा देंगे, 1 लगा। बहुत इजी, करिए इसे। 3 3, और यहाँ तो 1 1 1 है, आंसर तो 3 नहीं आना चाहिए, आंसर तो 1 1 1 आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 3 की पावर 0 बन जाएगा, और किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है है ना, a की पावर 0, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये बताया जाता है कि a की पावर 0 क्या होता है हमारा, 1 होता है ना। तो बनेगा तो 3 की पावर 0, मगर उससे लिखेंगे हम 1। ठीक, पहला स्टेप हमारा प्रूव हो गया, इट इज ट्रू फॉर n = 1। चलिए मैं लिख देता हूँ फिर भी, है ना। तो यहाँ पर है आपका स्टेप नंबर 1, यानी कि फॉर n = 1। देखो ये आना ही चाहिए ना, प्रूव होता ही होता है पहला स्टेप, है ना। हाँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, करेंगे जरा जल्दी से पहला स्टेप, है ना, फिर दूसरा स्टेप डेट करके छोड़ देंगे, और थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होती है थर्ड स्टेप में, यानी कि स्टेप नंबर 3 में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है।
पहला स्टेप है हमारा n इज इक्वल टू 1, यानी कि a की पावर यहाँ पे 1 लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना 3 की पावर 0। अच्छा ये बताइए, थोड़ा क्वेश्चन आपसे जनरेट कर रहा हूँ कि ये जो 3 की पावर 0 है या a की पावर 0 है, इसका आंसर 1 क्यों बन जाता है? कभी सोचा है कि a की पावर 0 का आंसर 1 क्यों बनता है? हाँ, किसी का बता सकते हो कि 3 की पावर 0 या a की पावर 0 है, इसका आंसर 1 क्यों बनता है? कभी सोचा है इस बारे में? इसलिए आप बता सकते हो कि 3 की पावर 0 है, a की पावर 0 1 क्यों बन जाता है? No, sir. इसका देखो लॉजिक समझना है। मान के चलिए a की पावर 2 है और यहाँ भी a की पावर 2 है, क्या बनेगा इसका आंसर जरा बताएंगे जरा? 1 बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, a की पावर 2 और a की पावर 2 कट के क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और मैं आपसे कहूं कि मैं इसे ऐसा लिख रहा हूँ 2 - 2, तो कोई दिक्कत है क्या? जब बेस सेम होते हैं तो डिवीजन ऑफ पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ क्या बन गया, ये a की पावर 0 बन गया। अरे जब इसका आंसर 1 है तो ये भी तो वही चीज है। तो यानी कि एक रूल बना दिया कि a की पावर 0 का आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो वही ऊपर वाला ही हो रहा है ना। ये क्या था, इससे लिंक बन जाता है ना। है अल्टीमेटली 0 का मतलब जो ऊपर रहा होगा वही नीचे रहा होगा, जब तो पावर 0 आई, इसकी वजह से बन जाता है इसका। ठीक है, ये तो खैर एक जनरल क्वेश्चन था डिस्कशन वाला। तो यहाँ क्या आ गया, 3 की पावर 0, यहाँ भी 3 की पावर 0, यहाँ भी 3 की पावर 0, यहाँ भी 3 की पावर 0, यानी कि हर जगह 3 की पावर कितना हो रहा है? 0। तो किसी की पावर 0 यानी कि a की पावर 0 क्या बन जाता है? 1। तो ये सारे एलिमेंट्स अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे? 1। और यही इन्होंने यहाँ दिया रखा है, यानी कि क्या हो गया, दिस 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 1 1 है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रूव हो गया इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। दूसरा स्टेप जरा याद करिए, बताइए ना दूसरा स्टेप क्या है आपका? n इज इक्वल टू k, और उसमें क्या लगाता है वर्ड? लेट का, है ना। लेट का वर्ड लगा रहता है, तो इसलिए ध्यान रखना उसको हम अपनी तरफ से एज्यूम करके चल रहे हैं। यानी कि दूसरा स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर 2, और लिखेंगे इसे let it is true for n is equal to k, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बताएंगे जरा? a की पावर क्या बन जाएगा? k, है ना। a की पावर k, और 3 की पावर में कितना हो जाएगा? k - 1, 3 की पावर k - 1, 3 की पावर k - 1, 3 की पावर k - 1, यहाँ भी 3 की पावर k - 1, 3 की पावर k - 1 और 3 की पावर k - 1, और इसको मैंने फर्स्ट नंबर डाल के छोड़ दिया है। छोड़ दिया ऐसे, इसके बाद में सोचेंगे, यानी कि इसका बाद में सोचेंगे तो इसका इस्तेमाल बाद में होगा थर्ड स्टेप में, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेप नंबर 3। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हाँ जी बताएंगे LHS क्या बन जाएंगे हमारे? LHS क्या बनेंगे? a की पावर k प्लस 1, है ना। पहले तो k प्लस 1 लिखेंगे, और अब जरा बताएंगे ना सोच करके कि राइट हैंड साइड में अगर मैं n की वैल्यू k प्लस 1 लगाऊंगा तो क्या बनेगा? 3k. हाँ, क्या बन जाएगा ये? 3 की पावर k, है ना। k प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 3 की पावर k, और हर जगह क्या आ जाएगा? 3 की पावर k, 3 की पावर k, यहाँ भी 3 की पावर k, हर जगह में क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 3 की पावर k ही लिख दूंगा। और मैंने इसको थोड़ा सा और ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अब क्यों ब्रैकेट बंद कर दूं? आपको पता है ये मेरा टारगेट बन गया, ये मेरा आंसर है, ये मेरा प्रूफ करके लाना है। किसमें काम करने वाला हूं मैं? LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में काम करूंगा, आंसर मेरे सामने लिखा हुआ है। अब बताइए कि LHS में क्या करूं, इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा, आप जानते हो बहुत अच्छे से। हाँ, AK into A1. बिल्कुल सही है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा? a की पावर k इंटू में क्या हो जाएगा? a। अब थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, मैं बीच का 1-2 स्टेप हटा देता हूँ, जरा से हटा दूँ इसके स्टेप, बीच का 1 स्टेप हटा देता हूँ। सर इसका मल्टीप्लाई करके हर एलिमेंट 3k plus 3k plus 3k आ रहा है। ये स्टेप मैंने हटा दिया, है ना। हाँ, वो भी हटा देता हूँ जरा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना थोड़ा लिखने के लिए यार अभी, इसलिए मैं सारी चीज नहीं हटा रहा। a की पावर k वैल्यू उठाऊंगा यहाँ से, है ना। a की पावर k की वैल्यू उठाऊंगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर k - 1, 3 की पावर k - 1,
यहाँ पर भी 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ भी 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। मल्टीप्लाई किससे होगा इसका? a से। और a का मतलब क्या है? ये वाली मैट्रिक्स, इसलिए मैंने उसको हटाया नहीं था कि इसका मेरे को अभी लिखना होगा तो समझने में बहुत आसानी रहेगी आपको। और आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। आंसर क्या है? ये जो ब्रैकेट में बंद किया हुआ है ना। मैं थोड़ा सा और हटा रहा हूँ अब मल्टीप्लाई करके, बस मेरे को आंसर लिखना है। अब जो जो मेन चीज थी मैं सारी लिख चुका हूँ, केवल मैंने आंसर को यहाँ लिखा हुआ छोड़ दिया है। हाँ जी, बताएंगे ना आंसर कैसे आएगा? ये स्नेहा कुछ बता रहे थे और शायद सही बता रहे थे बिल्कुल। ये हाँ जी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 3 की पावर k माइनस 1। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 की पावर k माइनस 1। फिर इसका मल्टीप्लाई 3 की पावर k माइनस 1 और फिर इसका मल्टीप्लाई भी, क्या वो 3 की पावर k बन जाएगा? हाँ जी, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस यहाँ से 3 की पावर k माइनस 1 प्लस यहाँ से क्या है 3 की पावर k माइनस 1, और मेरे को तो आंसर 3 की पावर k चाहिए इस जगह पर। अभी आंसर 3 की पावर k बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। कितने का आप कह रहे हो बनेगा नहीं बनेगा? ये तो बनेगा तो 100%, नहीं तो हमारा लॉजिक फेल हो जाएगा। हमारा प्रूफ कैसे होगा? है ना, बनना तो 100% है। अब कैसे बनेगा बस वो सोचो। ये बिल्कुल सही चल रहा है, क्वेश्चन भी कुछ गलत नहीं है। ये सोचो कि शायद कोई गलती हो गई इसलिए नहीं हमें ऐसा लग रहा है। ये बिल्कुल सही चल रहा है और ये 3 की पावर k ही बनेगा। हाँ, इसलिए आप बता सकते हो कि मैं इसको 3 की पावर k लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्या रीजन इसके पीछे में? कैसे करने वाला हूँ उसको 3 की पावर? सम वाला लगा देंगे फॉर्मूला। सम वाला कौन सा फॉर्मूला होता है पता नहीं यार? सर एपी का जो फॉर्मूला होता है अरे n बाय नहीं 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 नहीं, कुछ भी जो आप बता रहे हो वो लॉजिकली इतना सही नहीं है। हाँ जी, बताएंगे यार आप, कोई सजेशन नहीं? ये 3 की पावर k ही है, नहीं समझा रहा? चलिए नहीं समझा। अब जरा सुनिए मेरी बात जरा। ये तीनों चीज 3 की पावर k माइनस 1 है। अगर मैंने इसमें से 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बनेगा नहीं बनेगा? कोई एपी स्नेहा कहते हो एपी लगा दो, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, है ना, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी। यहाँ पर कितना हो गया 3 की पावर k माइनस 1 और यहाँ से कितना हो गया 3। अरे 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 और 3 की तो मैं 3 की पावर 1 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? जब 3 बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। k माइनस 1 में जब 1 ऐड होगा तो क्या मैं इसे 3 की पावर k लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और जब मैंने एक को समझा दिया तो हर चीज यही होनी है। क्यों? इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो भी यही आएगा। सेम चीज आनी है तो समझाने का काम तो एक ही बार सफिशिएंट है ना। ये क्या बन गया अल्टीमेटली 3 की पावर k। क्यों बन गया 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन लो, 1 प्लस 1 क्या हो गया 3। समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अल्टीमेटली ये क्या है हमारे पास 3 की पावर k ही है। हाँ, इसलिए आपको क्लियर है 3 की पावर k कैसे बन गया ये? यस सर। चलिए तो मैं इसको हटा रहा हूं और अब थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं। मैं इसको क्या लिखूंगा 3 की पावर k, ये भी 3 की पावर k, यहाँ भी 3 की पावर k। और समझ में आ गया होगा कैसे बना, कोई दिक्कत तो नहीं? जरा भी समझने में कोई दिक्कत है तो उसे डिस्कस दोबारा भी किया जा सकता है। और अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन प्रूव हो गया, है ना। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए टाइम मैं देख रहा हूँ 6 बज चुके हैं, है ना। क्लास भी होती है आप लोगों की, तो यहीं पर रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है पीएमआई के। इसको आप नोट करो आराम से, नोट करने में दिक्कत थोड़ी है। कर लिया? चलो, है ना, क्लियर है ना पूरा चीज? ध्यान रखना कैसे आया है, मैंने तो समझा के बाद पढ़ा दिया है ना। 3 की पावर k कैसे बन गया ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, बेसिक कंसेप्ट है ना। चलिए कोई भी डिस्कस करना हो, कहीं भी कंफ्यूजन है तो बताइए। पहला क्वेश्चन रह गया, ध्यान रखना, वो भी पीएमआई के लॉजिक का बेस्ड है। तो उस क्वेश्चन को और कराएंगे पीएमआई के लॉजिक से। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा कोई नई चीज नहीं है, यानी कि आप बहुत आराम से जानते हो। एडिशन आप जानते हो, सबट्रैक्शन जानते हो, मल्टीप्लिकेशन जानते हो, डिवीजन होता ही नहीं है। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का मिसलेनियस में कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना। तो आपको लगे हो कि शायद 3/3 का आ गया तो फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, मिसलेनियस में नहीं है उसका क्वेश्चन, है ना। मगर आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। 3 क्वेश्चन है, उन तीनों क्वेश्चन को जरा करना एक बार दोबारा, है ना। एक बार एक क्वेश्चन को रो से, एक क्वेश्चन को कॉलम से करना है ना, क्योंकि थोड़ा माइंड सेट चेंज करना होता है ना। और आदत हमें अपनी कहें, हम भी कहते हैं ना 2.5 साल बाद ये क्वेश्चन कर रहे हैं इनवर्स वाले, बाकी तो ये सब करने पड़ते हैं। इनवर्स वाले क्वेश्चन नहीं करे थे तो वो हमने भी काफी साल में बात करा है। और माइंड सेट बहुत ध्यान रखना होता है, रो है तो रो के अकॉर्डिंग सोचना है, कॉलम है तो कॉलम के अकॉर्डिंग सोचना है ना।
चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल तो टाइम अभी यही है, फिर देखेंगे जो भी ऑप्शन बनता है कुछ तो है ना। चलिए वेलकम जी। हाँ इसलिए यहाँ लिख लिया हो तो आप क्लास को एंड कर रहे हैं। Yes, sir. Thank you, sir. चलिए वेलकम जी।